नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे अपने साम्राज्य को स्थापित किया और किसकी सहायता ली, कैसे चंद्रगुप्त एक महान सम्राट बना। तो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश की स्थापना पहला शासक था और वह साधारण कुल का था, यानी परिवार उसका साधारण था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार अगर बात माने तो शूद्र जाति की एक महिला, मूरा नाम की महिला थी, उससे इनका जन्म होता है। और वो महिला नंद वंश के जो शासक थे उनके महल में रहती थी और काम करती थी, ऐसा सुनने में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण परंपरा के अनुसार आता है। वहीं पर बौद्ध मत जो है इसके दूसरे विचार की बात करते हैं और दूसरा मत देते हैं कि नेपाल की तराई से लगा हुआ गोरखपुर आज का जो जनपद है, तो वहां पर मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। और जब 16 महाजनपद की बात होती है तो वहां पर एक राज्य मिलता है पिप्पलविन के मौर्य, ये राजवंश मिलता है। तो इसमें बौद्ध मत के हिसाब से ये बात ज्यादा तर्कसंगत और सही लगती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पिप्पलविन के मौर्य वंश का रहा होगा। वो एक अलग विषय है कि ये नंद वंश के वहां उसकी मां काम करती थी या जो भी हो। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था, ये बात बौद्ध परंपरा कहती है। अब आते हैं हम वापस नंदों की तरफ की। अंतिम समय में नंद वंश कमजोर पड़ गए थे और निगेटिविटी उनके प्रति बढ़ती जा रही थी। उसका फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब यहां पर जो बात कही गई है कि कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश का तख्ता पलट दिया और मौर्य वंश का शासन कायम किया, ये चंद्रगुप्त ने कार्य किया। लेकिन केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक में कहा गया है कि धननंद जो अंतिम शासक था नंद वंश का, तो उन्होंने विदेशी आक्रमण का जो खतरा था सिकंदर का, उसके खतरे से नंदवंश को अवगत कराया। लेकिन नंदवंश इस बात को नहीं समझे, नहीं जाने और वहां पर जाके उन्होंने कौटिल्य, चाणक्य का अपमान किया। और इस अपमान से व्यथित होकर ये डिसाइड करते हैं चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है और कौटिल्य भी कहा जाता है, और वो जाके कसम खाते हैं बदला लेने के लिए। और इसी को मौका मिलता है इनको, तो ये चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं और बदला लेते हैं, नंदवंश का समूल विनाश कर देते हैं। दूसरी तरफ मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका, जिसका मूल पुस्तक तो नहीं है लेकिन उसके जो सार है कुलदीप कुमार जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि कौटिल्य नाम का जो व्यक्ति है, या कौटिल्य नाम का जो चाणक्य नाम का या विष्णुगुप्त नाम से जो व्यक्ति चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बताया गया है, उसका मेगास्थनीज ने तो कोई जिक्र ही नहीं किया है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज
रहा है। तो इससे विवाद उत्पन्न होता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त का क्या योगदान रहा, कौटिल्य का क्या योगदान रहा चंद्रगुप्त के राजा बनने में। और एक चीज और आती है कि केसी श्रीवास्तव जी की बुक में ही उन्होंने बताया कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के अलावा उसने पोरस को भी ये निमंत्रण भेजा या खुद गया परामर्श करने कि भाई हमने तो सरेंडर कर दिया है और तुम भी कर दो। तो इस पर पोरस को बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि वो आक्रामक हुए और उनको मारने के लिए भी दौड़े, लेकिन किसी तरह अपना भागे। तो अब सवाल ये उठता है, विवादित प्रश्न है कि हम इन सब चीजों को जानकर जब विचार करते हैं तो पता चलता है कि कौटिल्य चाणक्य जो तक्षशिला के टीचर थे, आचार्य थे, उन्होंने आम्भी को नहीं समझाया। क्यों? आम्भी की तो बात ही नहीं की जाती है। उल्टा नंदवंश, जहां पर उसकी सेना इतनी सशक्त थी, शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से वहां पर आक्रमण करना मुश्किल था, और हुआ भी वैसा ही। जो सिकंदर की सेना थी व्यास नदी को पार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने नंदों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो इस तरह चाणक्य को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त केवल चाणक्य के भरोसे एक शक्तिशाली शासक और शक्तिशाली साम्राज्य को, नंदवंश को नष्ट नहीं कर पाए होंगे। तो बहुत बड़ा काम था ये। मौर्य वंश का शासन कायम हुआ और चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा। एक देखिए बात और मिलती है कि इसमें एक पुस्तक जिसका उद्धरण देते हुए बताया गया है कि मुद्रा राक्षस, जिसके रचनाकार लिखने वाले विशाख दत्त हैं, और ये पुस्तक को उन्होंने नाटक 9वीं शताब्दी में लिखी है, और आधुनिक काल में इस विषय पर कई नाटक लिखे गए हैं। तो उसमें इन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की, 9वीं शताब्दी में की। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो चाणक्य को प्रूव नहीं करता है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षस नाटक जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया, उन्होंने इस बात को कहा। खैर, देखते हैं जस्टिन नामक यूनानी लेखक हैं, ग्रीस के लेखक हैं जस्टिन, उन्होंने क्या कहा है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी फौज जो लगभग 60,000 थी, 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद दिया। तो ये तो साम्राज्य स्थापित करने के बाद ही ऐसा किया होगा, जब नंदवंशों को समाप्त किया होगा उन्होंने, उसके बाद। तो ये भारी सेना चंद्रगुप्त की अकेले नहीं थी। जब नंदों पर विजय प्राप्त की तो ये सेना नंदों के पास भी थी, बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी धन संपत्ति वगैरह नंदवंश के पास भी थी। तो निश्चित रूप से अगर नंदवंश का उन्होंने पर विजय पाई होगी, तो नंदवंशों पर विजय पाने के बाद उन्होंने उस सेना का वो अधिकारी बना, राजा बना। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। एक बात तो ये सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस, जो सिकंदर ने आक्रमण करके पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर सेल्यूकस के अंडर में करके गया था,
और बाद में वो जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सेल्यूकस जो पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में शासन कर रहा था, ये सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका है, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य अटैक करता है और अटैक करने के बाद ऐसा लगता है कि इस यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त विजयी रहा, क्योंकि इसके आगे उदाहरण भी मिलते हैं। और अंत में दोनों के बीच समझौता हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसके बदले सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और जिसमें पूरे बिहार तथा उड़ीसा और बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन के यानी दक्षिण के भी राज्यों को शामिल किया। परिणाम यह हुआ कि मौर्यों का जो शासन था वो केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय उपमहादेश पर छा गया, यानी एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम में तो मौर्यों का आधिपत्य कई ऐसे भी इलाकों पर था जहां ब्रिटिश साम्राज्य भी शामिल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं हम लोग साम्राज्य का गठन। कैसे साम्राज्य का गठन किया, ये देखिए बिंदु है। मौर्यों ने बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है और दूसरा यहां पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की भाषा क्या रही होगी ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन भाषाई दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक पाली और प्राकृत भाषा का प्रचलन ज्यादा था। संस्कृत रही होगी, लेकिन सेल्यूकस निकेटर के जो शासन था वहां तक ही आर्य फैले हुए थे अभी, तो आर्यों की जो भाषा संस्कृत है वहीं तक रही होगी, वो एक अलग विषय है, उस पर मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की है। तो सेल्यूकस निकेटर जो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर ने उसको अपना राजदूत नियुक्त किया था चंद्रगुप्त के दरबार में। वह मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था। अब देखिए, ये जो पाटलिपुत्र का नाम आता है, ये वास्तव में पाली बुद्ध या जब से सबसे पहले नगर की स्थापना की थी इसकी अजातशत्रु ने, हर्यक वंश का जो दूसरा सा राजा हुआ, उसने पालीगाम या पाली बुद्ध या बुद्ध द्वारा पालित गांव के रूप में स्थापित किया था। बाद में पाटलिपुत्र हुआ, संस्कृत में संस्कृतिकरण हुआ इसका संस्कृत भाषा में, और इसके बाद वैसे पाली में पाली बुद्ध या पालीगाम या पालीबुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो उसने न केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिखा। अब यहीं पर थोड़ी शंका हो जाती है कि मेगास्थनीज ने पटना के बारे में आज के या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उस समय जो नाम था पाटलिपुत्र के बारे में लिखा और सारे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिख छोड़ा। यही वो कैसे भूल जाता है कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के बारे में कुछ नहीं लिखता है। तो शंका कुछ होती है कि जब वो पूरे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिखता है तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे छूट जाता है। उसका ये विवरण पूरा नहीं बच पाया, परंतु उससे लिए गए उदाहरण कई प्रवर्ती यूनानी लेखकों की पुस्तकों में आए हैं। इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में इंडिका के नाम से प्रकाशित किया गया।
इस पुस्तक से मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। तो ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में काम करती है और इससे काफी जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज के इस विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है। अब एक बात यहां से जोड़ दी जाती है कि जो बातें मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखी हैं, वो बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूरित होती हैं, ये पूरक का काम करती हैं, वेरिफिकेशन का काम होता है अर्थशास्त्र से, ऐसा लेखक बताते हैं। अब अर्थशास्त्र के बारे में क्या, यद्यपि अर्थशास्त्र को अंतिम रूप मौर्य शासन के कई सदियों के बाद मिला। अर्थशास्त्र जो लिखा गया वो उस समय नहीं लिखा गया जिस समय मौर्य शासन चल रहा था, लेकिन मेगस्थनीज जो लिख रहे थे वो इंडिका में जो लिख रहे थे, भले उसके कुछ अंश उपलब्ध ना हुए हों या नष्ट हो गए हों, लेकिन वो जो लिख रहे थे उस समय लिख रहे थे, आंखों देखा हाल लिख रहे थे। और ये बाद में लिखी गई पुस्तक, कई सदियों बाद लिखी गई। तो इन स्रोतों के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र का खाका खींच सकते हैं, एक ड्राइंग कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छाचारी शासक था, उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी जो मिलती है। स्वेच्छाचारी शासक था, सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए थे। अब इसमें अर्थशास्त्र का उदाहरण दिया हुआ है कि राजा का आदर्श उच्च होता था। यहाँ पर अर्थशास्त्र के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो कई सदियों बाद लिखा गया, राजा का आदर्श उच्च होता था। उसका कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में उसका दुख, परंतु हमें मालूम नहीं कि राजा ने इस आदर्श का पालन कहां तक किया। यह अर्थशास्त्र में बताया गया, क्योंकि ये बात की रचना है तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज क्या कहते हैं, जो उनके दरबार में थे, राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद गठित थी। ये मेगस्थनीज लिखते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसके सदस्य थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजा इस परिषद की सलाह मानने को बाध्य था, परंतु ऊंचे अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता था। तो अब परिषद का गठन होना इस बात का सबूत है कि जो उसके दरबार में या मंत्री होते थे वो बहुत बुद्धिजीवी और बुद्धिमान लोग हुआ करते थे। बात मानना या ना मानना ही तो राजा के विवेक या पर डिपेंड करता था, और उसके भी कुछ अपने सोच समझ होती होगी, तो उस आधार पर वो डिसीजन लेता था। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, बटा हुआ था। हर एक प्रांत एक एक राजकुमार के जिम्मे लगा रहता था। राजकुमार राजवंश की किसी संतान को बनाया जाता था, यानी वंशानुगत जो चला था, परंपरा थी उस समय भी चल रही थी। प्रांत की छोटी छोटी इकाइयों, जो प्रांत होते थे, प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में बटे होते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था होती थी। आर्कियोलॉजिकल से पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्य काल के हैं। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, जैसे पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला, ये ऐसे नगर थे जो बहुत ही फेमस थे, बड़े शहर थे। आज के समय के जैसे महानगर तो ऐसे थे, चोटी के नगर थे। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी, यानी केवल पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसके प्रशासन का काम केवल 6 कमेटी या समितियों के माध्यम से कराया जाता था। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, और ये समितियां जो होती थी, जैसे सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का लेखा, बाटों और मापों यानी मार्केटिंग से संबंधित चीजों की देखरेख, उनके नियम और इस तरह के अन्य कार्य करती थी। विभिन्न प्रकार के मौर्यकालीन बाट बिहार के कई स्थानों से मिले हैं आर्कियोलॉजिकल से डिपार्टमेंट को।
तो इन सबों के अतिरिक्त केंद्रीय शासन के राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभाग थे। यानी केंद्रीय जो सत्ता थी वो पाटलिपुत्र से संचालित होती थी, तो उसमें भी लगभग 2 दर्जन तक विभाग होते थे, डिपार्टमेंट होते थे। कम से कम राजधानी के जो समीपवर्ती या निकटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधि पर नियंत्रण रखते थे ये लोग। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि विशाल सेना। हम पिछले वीडियो में हमने समझा कि नंद वंश जो था उसके समय में भी एक विशाल सेना थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक विशाल सेना रखी। प्लिनी एक यूनानी लेखक हैं, प्लिनी, ये देखिए, प्लिनी एक यूनानी लेखक हैं। वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक थे। बताते हैं कि सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 6 लाख केवल पैदल सिपाही कहीं ये ज्यादा लगते हैं, और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। एक दूसरे स्रोत में कहा गया है कि मौर्यों के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे। इन सबों के अलावा लगता है कि मौर्यों के पास नौसेना भी थी, यानी इनके पास नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। अब मेगास्थनीज सैनिकों के डिसिप्लिन और उनके अनुशासन के बारे में भी लिखते हैं कि लगभग 30 अधिकारियों की एक परिषद थी और 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी, वो इनकी देखरेख करती थी पूरी सेना की। लगता है कि पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी सेना के इन 6 अंगों में से हर एक का प्रबंध एक एक समिति को सौंपा गया था। अब देखिए इनकी 6 प्रकार की सेना थी। एक तो पैदल थी, तो जो 30 सदस्यों की परिषद थी और 5-5 सदस्यों की समितियां थी, वो देखती थी। तो पैदल सेना की एक समिति हो गई, घुड़सवारों की देखरेख के लिए एक समिति हो गई, और हाथियों की देखरेख के लिए एक समिति हो गई, रथ वाले जो सैनिक थे उनकी देखरेख के लिए एक समिति हो गई, नाव वाले जो थे उनकी देखरेख के लिए एक हो गई, और सवारी। तो इस प्रकार जो 30 सदस्यीय समितियां थी, परिषद थी, उसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां थी, वो उस पूरी सेना की देखरेख करते थे। मौर्य सेना नंद सेना से लगभग तिगुनी थी। अब देखिए यहाँ मौर्य सेना, नंद वंश की सेना तो काफी बड़ी थी और उससे 3 गुनी इनकी सेना थी। राज्य क्षेत्र और आर्य स्रोतों में बहुत अधिक वृद्धि होने से ही ऐसा हुआ होगा। भाई राज्य का क्षेत्र इनका बढ़ा, आय के स्रोत बढ़े, आय के स्रोत तो नंद वंशों में भी काफी थे, तो इतनी विशाल सेना पर होने वाले भारी खर्च की पूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य कैसे कर पाता था? टैक्स। अब फिर देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है, यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करें तो लगता है कि साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। तो अर्थशास्त्र की बात को भरोसा करके अगर समझें तो इसका मतलब क्या, अर्थशास्त्र की बात को अगर हम भरोसा नहीं करते हैं तो क्या बात समझ में नहीं आएगी कि टैक्स जब ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा सैनिक रख पाते। राज्य ने खेतिहरों और शूद्र मजदूरों की सहायता से पड़ती जमीन तोड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया और किसानों से राजस्व के रूप में वसूली होती थी। जान पड़ता है कि किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक वसूले जाते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा की गई उनसे सिंचाई का कर वसूला जाता था। इसके अलावा आपातकाल में किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए बाध्य किया जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाए जाते थे उन पर प्रवेश द्वार पर
ये चुंगी ली जाती थी, टैक्स लिया जाता था। खान, मद्य की बिक्री यानी नशीली चीजें, हथियारों का निर्माण आदि पर राज्य का एकाधिकार था। इन सबों से अवश्य ही राजकोष समृद्ध होता था, निश्चित है। और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने सुसंगठित प्रशासन तंत्र कायम किया और उसे ठोस वित्तीय आधार प्रदान किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्थापना मौर्य वंश की और कैसे संभाला, कैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीता और कैसे मैसिडोनिया के क्षत्रप और सिकंदर का जो से राजदूत था, राजदूत क्या वायसराय था, सेल्यूकस निकेटर, उससे पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया और दक्षिण पूरब की तरफ भी साम्राज्य विस्तार किया। तो इन सब राजनीतिक, अभी हमने जो चर्चा की, ये राजनीतिक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा की। आगे की वीडियो में भी हम सम्राट अशोक का, जिसका काल रहा है 273 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सीधे इस पुस्तक में सम्राट अशोक का शासन आता है। तो अशोक का इसलिए कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसके शासन की महत्वपूर्ण बात है यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध। उसका पुत्र अशोक मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर था और अपने 99 भाइयों को कत्ल करके गजराज गद्दी पर बैठा। इस बात पर संदेह हो सकता है, लेकिन ये बात केवल किंवदंती पर आधारित है, ऐसा कहा गया है। तो किंवदंती पर आधारित है तो इसका मतलब यह डाउटफुल है कि हिंसावादी बताने की कोशिश की गई, इसलिए गलत भी हो सकती है। बौद्ध लेखकों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है वह कल्पनाओं से भरा है, इसलिए उसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो बिंदुसार के बारे में ना बात करके सीधे अशोक के बारे में आ जाते हैं। तो अगली बार जब हम संदर्भ में, अगली वीडियो में जब हम लोग सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे या बिंदुसार के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिंदुसार इनके सम्राट अशोक के पिता थे और एक क्रमबद्धता न टूटे, बनी रहे कंटिन्यूटी। तो अशोक के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और उसके साथ साथ बिंदुसार की भी बात करेंगे। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।